हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल और इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे इनसाइट्स आईएएस के करंट अफेयर्स। इनसाइट्स आईएएस अपनी वेबसाइट पे डेली न्यूज़ के साथ साथ वीकली कंपाइलेशंस भी डालता है और मंथली कंपाइलेशंस भी। तो हम इसमें अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि है 30 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक का। इसके अंदर इंडेक्स में इनसाइड में दिया हुआ है। GS1 का कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर GS1 का कोई टॉपिक नहीं आया था। GS2 है, GS3 है, GS4 है। देन मेंस एनरिचमेंट का कंटेंट है और फिर फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एंड देन लास्ट में मैपिंग है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ GS2, लद्दाख एंड 6th शेड्यूल। First thing here is not important. Then जो भी इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी नहीं होगा, जो भी लेस इम्पॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहली चीज़ आती है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या है। उसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसका ये मतलब है कि इंडिया एक देश है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट या हर एक रीजन में अलग अलग पावर्स या ऑटोनॉमी का होना। जैसे इंडिया के केस में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5th एंड 6th शेड्यूल्स के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से कौन से स्टेट्स, कौन से रीजन्स को थोड़ी बहुत अलग पावर्स या ऑटोनॉमीज़ दी गई हैं। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। देन 5th and 6th शेड्यूल ओरिजिन एंड करंट एप्लीकेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। सबसे पहले कि ये आइडिया लिया कहाँ से गया था। ये लिया गया था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। देन इसके अंदर यहाँ है विच क्लासिफाइड एरियाज इनटू एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड रीजन्स। तो ये उसके अंदर तो ये था, लेकिन अब इससे हमें आइडिया मिला अबाउट 5th एंड 6th शेड्यूल्स के अंदर स्टेट्स को अलग अलग पावर्स देकर कैसे रखना है। सो वी गॉट दिस आइडिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन कम्स 5th शेड्यूल, आर्टिकल 244। It applies to scheduled areas which are declared by the president. This is important because it can be said in the question कि it is declared by the parliament. No, it is not declared by the parliament. It is declared by the president of India. और ये scheduled areas जो president declare करते हैं, these focus on tribal welfare. Of course, tribal welfare पे तो focus रहेगा ही। Then land rights and advisory councils पर। States covered include Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Himachal Pradesh and others. There are many others. 6th schedule, article 244A। इसके अंदर ट्राइबल एरियाज़ आते हैं। अच्छा, पहले 5th के अंदर आते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़, 6th के अंदर आते हैं ट्राइबल एरियाज़, और इसके अंदर अदर्स करके नहीं दिया है। असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि 6th शेड्यूल के अंदर आती हैं। इनके अंदर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, ADCs, जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और लेजिस्लेचर्स को जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं इन रीजन्स की, उनको हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी या पावर होती है उन स्टेट्स से जो कि 5th शेड्यूल में है। देन कम्स वाई लद्दाख नीड्स टू बी देयर इन द 6th शेड्यूल। देन तो इसमें पहला पॉइंट है कल्चरल एंड एथनिक प्रोटेक्शन के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं और शिया मुस्लिम्स बहुत हैं, तो वो अपने कल्चर को वहाँ प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उसके लिए ये एक रीज़न है। देन डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, इसके अंदर
वो अपने सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ सेफ गार्ड्स चाहते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अगेन द सेम थिंग, ये जो मेन चीज़ें हैं जो याद रखनी है वो है ये कल्चरल एंड एथनिक प्रोटेक्शन, डिमांड्स ऑफ ऑटोनमी कि ऑटोनमी चाहिए, एंड देन ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पर लद्दाख में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और वो चाहते हैं कि हमें अलग से हमारे ट्राइबल लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने का भी मौका मिले। देन पॉजिटिव्स ऑफ बीइंग अंडर द 6th शेड्यूल। अगर कोई स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर है तो क्या अच्छा है, उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं? तो इसके अंदर है, फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड ऑटोनमी। ऑफ कोर्स उन्हें पावर्स, ऑटोनमी ज़्यादा मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द ADCs इन मेघालय रेगुलेट लैंड एंड फॉरेस्ट्स इंश्योरिंग लोकल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। वहाँ बाहर के लोग जाके सीधा नहीं कुछ इतना जल्दी कर सकते हैं, वहाँ पे ADCs होती हैं। मेघालय की यहाँ बात हो रही है, दे रेगुलेट द लैंड्स एंड फॉरेस्ट्स देयर। देन कम्स सेल्फ गवर्नेंस। This is the point which needs to be remembered. Tribal communities can manage their affairs, including laws on land inheritance and marriage. Of course, tribals होते हैं तो उनका थोड़ा अलग रहता है। वो ज़्यादा नहीं चाहते कि उनके कस्टम्स के अंदर, उनके कल्चर के अंदर कोई भी बाहर का इंसान आके जल्दी से इन्वॉल्व हो जाए, नहीं चाहते। तो वो खुद अपने हिसाब से वहाँ गवर्नेंस चाहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस है। देन डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड देन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ऑफ कोर्स दीज आर द पॉइंट्स जिसके अंदर का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू हैव these 4 points in your mind, these are more than enough, these are enough, इससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। Then comes limitations of the 6th schedule। अगर कोई स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर आती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड फिस्कल पावर्स। These states lack in financial autonomy and then they heavily rely on state and central funding। तो ये तो of course चीज़ बहुत नॉर्मल है कि इस चीज़ से अगर हमें ये याद है लिमिटेड फिस्कल पावर्स, तो हमें ये पता होगा कि यहाँ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। Although ADCs have autonomy, the laws they create must receive governor's approval। तो यहाँ तो सब कुछ ही, it means ADCs do not have पूरी autonomy या power, क्योंकि उन्हें वो लॉज तो बना देते हैं लेकिन उन्हें अपने लॉज के लिए गवर्नर का अप्रूवल भी चाहिए होता है। व्हाट इफ़ द गवर्नर सेज नो? तो हियर इज़ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन कम्स ब्यूरोक्रेटिक डिलीज। ऑफ कोर्स वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी वजह से डिले हो जाता है कई बार। देन एक्सक्लूजन ऑफ नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। 6 schedules protections can sometimes lead to conflicts between tribal and non-tribal communities over resource allocation। Of course, अगर कोई स्टेट है उसके अंदर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 में से 50 लोग हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, व्हाट अबाउट अदर 50? दे आर नॉन ट्राइबल्स। कोई भी रिसोर्स के लिए फिर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। ये कहेंगे कि हम ट्राइबल्स हैं, हमारा पहला हक है, और फिर हम ऐसे किसी पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट इज़ सेड हियर। देन कम्स कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। दिस इज़ गुड फॉर मेंस राइटिंग। इसमें यह है कि लद्दाख के कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए और वहाँ पर बैलेंस्ड डेवलपमेंट लाने के लिए उनका 6th शेड्यूल में होना ज़रूरी है।
So this topic is over. Then comes the second topic. 10 years of SBM, Swachh Bharat Mission. What is Swachh Bharat Mission? And सबसे पहले वो लॉन्च कब हुआ था? It was launched on 2nd of October 2014 by Prime Minister Modi ji, and it aims to eliminate open defecation and improve overall sanitation. So what is open defecation? It is, आपने गाँव में देखा होगा, लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं होते, वो लोग बाहर जंगल में जाकर फ्रेश होते हैं. सो दैट मीन्स वो ओपनली डेफिकेट कर रहे हैं. तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन आया. एंड दिस कैंपेन इज़ हैंडल्ड बाय 2 ministries. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर एक तो ये लॉन्च वाली डेट इम्पॉर्टेंट है, इसका एम इम्पॉर्टेंट है, एंड देन दीज 2 ministries आर इम्पॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रूरल के लिए है. और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए है. इनके नाम से ही समझ आ रहा होगा. वी ऑफन राइट इट एज MOHUA, मोहुआ. देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन क्या है? सबसे पहले ODF इंडिया, कि इंडिया के अंदर से ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना है, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. फिर है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड वेस्ट वाटर. देन बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स, कि लोगों को समझाना है, बताना है, अवेयर करना है कि क्लीनलीनेस और सैनिटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन फिफ्थ इज़ ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस. यहाँ मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है. व्हाट इज़ ODF? ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना. देन ODF प्लस है ये ODF, एंड देन साथ में इसके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इट बिकम्स ODF प्लस. देन कम्स ODF प्लस प्लस 2 बार. सो ODF प्लस तो आ गया, ये वाला जो है, ये ODF क्या है? ये वाला. ठीक है. अब एक ये जो प्लस रहा है वो क्या है? क्या ऐड किया इसमें? स्लज मैनेजमेंट. सो ODF प्लस प्लस में क्या होता है? एक तो ODF तो होता ही है, एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लज मैनेजमेंट, 2 चीज़ें ऐड हैं इसके अंदर. सो देन कम्स 10-year एनालिसिस. उसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है? सबसे पहला है ओपन डेफिकेशन डिक्लाइन हुआ है बहुत ज़्यादा. इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना किसी को याद नहीं रहता प्रैक्टिकली. 10-year एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं सबसे पहले कि ओपन डेफिकेशन डिक्लाइन हुई है. सेकेंड इज़ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ. ये रिपोर्ट WHO की है, कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसने ये डेटा या रिपोर्ट दी है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है. एंड इसके अंदर की जो भी चीज़ है उसको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. देन थर्ड पॉइंट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी इम्पैक्ट. क्या आया है कि वो डिक्लाइन हो गई है. इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो गई है. देन वेस्ट मैनेजमेंट वो सही हुआ है. एंड देन टॉयलेट एक्सेस. घरों के अंदर 2004 में 45% टॉयलेट्स थे घरों में, लेकिन 2019 से लेके 21 तक 82.5% घरों में टॉयलेट्स हैं. देन चैलेंजेस में हम लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स या नेगेटिव्स की हम यहाँ बात करते हैं. सबसे पहली चीज़ है परसिस्टेंट ओपन डेफिकेशन. हमने कहा कि ओपन डेफिकेशन डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ओपनली डेफिकेट करते हैं. 11% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डज दिस अभी. रूरल अर्बन डिस्पैरिटी. अर्बन एरियाज़ में 95.6% टॉयलेट बन चुके हैं,
या लोग टॉयलेट जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में गरीब जगहों पर 76% लोगों के पास एक्सेस है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन एरियाज़ में एक्सेस एंड रूरल एरियाज़ में एक्सेस. सो देयर इज़ अर्बन रूरल डिस्पैरिटी. देन लैंडफिल क्लियरेंस इश्यूज़. यहाँ पर आप जानते होंगे कि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये होता है ओपन डेफिकेशन का. तो उस चीज़ को इनको लैंडफिल्स बोलते हैं. इनको साफ़ किया जा रहा है, बहुत हद तक हो गए हैं, लेकिन 100% नहीं हुए हैं. तो यहाँ पर भी कमी है. देन कम्स इज़ बिहेवियरल चैलेंजेस. बिहेवियरल चैलेंजेस के अंदर ये है कि लोग ऐसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि क्यों ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. तो देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल. लोग अभी भी, इसमें लिखा है डीप रूटेड बिहेवियरल चेंजेस, लोग अभी भी उस चीज़ पर कट्टर हैं कि नहीं, हम ऐसे ही करते आए हैं, हम ऐसे ही रहेंगे. देन वेस्ट प्रोसेसिंग टारगेट्स. ये गोल कि 2025 से 26 तक पूरा वेस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है. तो उसमें भी अभी इश्यूज़ हैं. देन वे अहेड, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले स्ट्रेंथन बिहेवियर चेंज. लोगों को पहले समझाओ कि भाई क्यों ज़रूरी है ये सब. उसके बाद कंप्लीट वेस्ट प्रोसेसिंग. यहाँ जो बात हुई है ये, दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस. यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ नहीं है, तो लोगों को यहाँ का है कि लोगों को समझाओ. यहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, पूरी नहीं है, तो यहाँ का है कि पूरी करो. फोकस ऑन रूरल एरियाज़, क्योंकि यहाँ ये जो थर्ड पॉइंट है मैं इसकी बात कर रही हूँ. यहाँ पर हमने कहा था कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटी और रूरल एरियाज़ में कम है अभी एक्सेस, तो यहाँ पर फोकस करो. सस्टेन्ड हेल्थ इम्पैक्ट. जो इन्फेंट मोर्टालिटी है जिसकी हमने यहाँ बात करी थी, वो कम हुई है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, तो इस पर भी फोकस करो. देन कम्स इज़ कम्युनिटी एंगेजमेंट. जब लोगों को समझाया जाएगा, इट इज़ सेम कि जब लोगों को समझाया जाएगा तो उनको उनकी हेल्प से बेटर मेंटेनेंस हो पाएगी एंड हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी आ पाएगी. सो वे अहेड यहाँ ख़त्म हुआ. एंड देन लास्ट में है कंक्लूजन. ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर मेंस. देन कम्स, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 3 टॉपिक्स करेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा. एंड देन थर्ड टॉपिक इज़ चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ मटीरियल. इसके अंदर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसके अंदर ये बात कही गई है इसके अंदर कि एक जजमेंट थी, जो कि एक रूलिंग थी जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को ओवरटर्न किया है. कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई इंसान चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ मटीरियल रखता है, स्टोर करता है या देखता है या पोजेस करता है, अपने पास ही रखता है, तो दैट इज़ अ क्राइम अंडर पॉक्सो. सो इट्स अ, I should write it here. It's a crime and किसके अंडर है? Under POCSO Act of 2012. मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ और कहा था, उसको ओवरटर्न कर दिया. एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या कहा था. सो जो अब है, जो मेन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो इम्पॉर्टेंट है. फिर हम आते हैं इस चीज़ पर. उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पोजेशन, स्टोरेज एंड इवन व्यूइंग, देखना भी इस चीज़ को फॉल्स अंडर द क्रिमिनल लाइबिलिटी. इट इज़ अ क्राइम, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए
हो या कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो। सो दो चीज़ें हैं यहाँ। सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है तो ये क्राइम होगा, कमर्शियल के लिए नहीं होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, या वाइस वर्सा। तो ये दोनों के लिए है। देन कम्स कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का क्या मतलब है? वेयर इंडिविजुअल्स हैव कंट्रोल ओवर इट। ये चीज़ जो ऊपर इतनी बड़ी है, ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ मटीरियल विदाउट फिजिकली पोजेसिंग इट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे, अगर मैं यहाँ अपना एग्जाम्पल लूँ तो वो मेरे घर में मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और जगह पर उसको रखा हुआ है या किसी और को दिया हुआ है और ये कहा है कि ये मेरी है, अपने पास रखना, तो इट इज़ स्टिल अ पनिशेबल ऑफेंस। देन कम्स constitutional provisions which are related to child protection in India. There are many, like Article 15 Clause 3 में Article 15(3) में बताया है, provides that the state with the authority to make special provisions for protection and welfare of children. So यहाँ पर protection and welfare of children के लिए कोई भी state provisions बना सकता है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ आता है। सो इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ कम्स अंडर विच आर्टिकल? इट इज़ आर्टिकल 21। देन आर्टिकल 39E एंड F के अंदर ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। इंश्योर दैट mandates the state to ensure that children are not abused and provided with opportunities and facilities to develop in a healthy manner and protecting their dignity and freedom. It is one and the same thing, but articles अलग हैं। Article 47 focuses on improving public health, which includes preventing child exploitation and ensuring their welfare. Again, the same thing. Article 39E and F and Article 47 are DPSPs. And Article 15(3) and Article 21 are fundamental rights. Then, key legal provisions under POCSO Act 2012. So, POCSO Act कब का है? 2012 का है, 2012। POCSO Act के सेक्शन 13 के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सेक्शन 13 के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया जाता है एंड इट पनिशेस इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशन ऑल्सो। सेक्शन 14 के अंदर, सेक्शन 14 किसका? पॉक्सो एक्ट का। ये कहा गया है कि इट इम्पोजेस पेनल्टीज, अगेन fine, for using a child for pornographic purposes with increasing severity for repeated offences. ये तो पढ़ के ही समझ आ गया होगा। सेक्शन 15 के अंदर penalizes the storage of sexual abuse material for commercial purposes. यहाँ थोड़ा सा अलग है, ensuring strict consequences for possession or storage. तो यहाँ पर सेक्शन 15 के अंदर commercial purposes के लिए है, but it is less important. ये चीज़ इतना नहीं है कि ये पूछी जाएगी। सेक्शन 19 के अंदर ये कहा गया है, इट मैंडेट्स द रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट। अगर कोई भी टेक कंपनी है, कोई भी कंपनी है या कोई टेक कंपनी है, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि अगर वहाँ ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है तो वो रिपोर्ट करे। देन कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, broadened interpretation of CSEAM laws, then strengthens child protection laws, और मजबूत कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दी है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, इसके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा विक्टिम होता है तो उसके साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखा जाएगा। देन
टेक कंपनीज़ रोल, अब टेक कंपनीज़ के लिए भी ये मैंडेटरी है, जैसे मैंने अभी ये बताया कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो उन्हें रिपोर्ट करना होगा। देन लिमिटेशंस ऑफ द जजमेंट, बहुत थोड़ा सा है। लिमिटेशंस ऑफ द जजमेंट, निगलेक्ट्स एडोलेसेंट बिहेवियर, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो विक्टिम है ये उसके अगर ये दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है तो, या कोई बिहेवियर ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से प्रोवोक होकर ऐसा होता है, तो किस लेवल या किस एक्सटेंट तक विक्टिम को विक्टिम माना जाएगा या किसकी कितनी गलती मानी जाएगी, ये चीज़ निगलेक्ट की गई है यहाँ। ओवरबर्डनिंग लॉ इन्फोर्समेंट, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि टेक प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन ये लिमिटेशन ये बताई गई है कि ये असेस नहीं, विदाउट असेसिंग वेदर लोकल पुलिस आर इक्विप्ड टू हैंडल इंक्रीज्ड केस लोड्स। सो ये लिमिटेशन है कि क्या लोकल पुलिस इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है ऑलरेडी। इग्नोर्स कंटेंट टेक डाउन प्रायोरिटाइजेशन, ये वो चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। टाइमली रिमूवल ऑफ हार्मफुल कंटेंट, इट इज़ द इमीडिएट नीड ऑफ विक्टिम्स, तो इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। फेल्स टू एड्रेस रूट इश्यूज़, ये भी प्रॉब्लम है। देन की रिकमेंडेशंस, इसके अंदर टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया है। कोर्ट ने क्या कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड है इसकी जगह ये यूज़ किया जाए, सो टर्मिनोलॉजी को चेंज किया है। सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एक ऐसी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए ताकि समझ आ सके व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ गुड। ऑब्लिगेशन ऑफ टेक प्लेटफॉर्म्स, social media intermediaries must not only remove this but also report such content to the local authorities, जैसे कि मैंने बताया अभी। then public awareness, it is important. public awareness is a point जो आप हर चीज़ में डाल सकते हैं कि पब्लिक को अवेयर करना ज़रूरी है या पब्लिक अवेयर नहीं है या स्ट्रेंथन पब्लिक अवेयरनेस, ये सब चीज़ें, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह डाल सकते हैं। Then support services, it emphasized the need for psychological counseling and rehabilitation services for both victims and offenders. So these are the points. ये सब अंदर का ये जो चीज़ें हैं ये सब याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टर्मिनोलॉजी चेंज है तो कौन से वर्ड को चेंज करा गया है, क्या कहा गया है, ये अब जैसे फेल्स टू एड्रेस रूट इश्यूज़, इसके अंदर ये इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड देन कंक्लूजन कि लीगल कि इस जजमेंट से लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच हो और उसके साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाएं थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। सो दिस इज़ व्हाट जो आज की पहली वीडियो में करवाना था। इसके बाद के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में होंगे एंड वी विल कवर ऑल द करंट अफेयर्स जो कि वीकली कंपाइलेशंस में दिए गए होंगे इनसाइट्स IAS के। सो बी देयर, थैंक यू।